पलायन यहाँ कभी किसी राजनीतिक दल का नेता का मुद्दा 2021 से पहले नहीं रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। लोग पलायन का मैं उसी पे ग्लोरीफाई करते रहे। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि बिहार के लोग ना जाएं तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, बिहार के लोग ना जाएं तो पंजाब में गेहूं नहीं कटेगा। नीतीश कुमार ने बड़ा ग्लोरीफाई कर करके नहीं, सबने किया है। मैं पलायन दंश है, ये तो हमने शुरू किया है। मैं एक वोटर, आप मुझे एक वोटर के तौर पे देखिए, और एक वोटर के तौर पे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब मैं एक वोटर के तौर पे देखता हूँ कि कन्हैया भी सड़क पर बैनर है ना, उसके पॉलिटिकल क्या मतलब है वो अलग चीज है। उधर तेजस्वी भी बोलते हैं, इधर प्रशांत किशोर भी। मैंने जितना आपको, मैं जब इंटरव्यू करता हूँ तो प्रॉपर पढ़ करके रिसर्च करके आता हूँ। आपका कहीं कोई डाइवर्जन नहीं देखता हूँ मैं, है ना। जो सोसाइटी के 3 लेयर्स हैं उम्र के, आप उन तीनों को आप बताते हैं कि इस उम्र वाले के लिए क्या, इस उम्र के लिए क्या, इस उम्र के लिए क्या। ये 3 अगर मान लिया जाए कि ये 3 है, उधर तेजस्वी भी उधर बात करते हैं, इधर कन्हैया भी सड़क पे आते हैं फिर चले जाते हैं, वो अलग मसला है। एक आप एकदम फोकस होकर के उस पर बात करें, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि आप जैसे पत्रकार आज पलायन पर सवाल पूछ रहे हैं। बिहार के किसी इलेक्शन में आपने पलायन पर आकर सवाल पूछा हो, आप हमको उसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिए कि बिहार में पलायन भी समस्या है, पलायन रुकेगा। कभी आपने नीतीश से सवाल पूछा हो या तेजस्वी से सवाल पूछा है, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं उस पर आ रहा हूँ। जवाब तो छोड़िए, पत्रकारों ने भी कभी पूछा हो तो हमको बता दीजिए। मैंने ये ऑफिशियली कहा है कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, यहीं पर पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, यहाँ नौकरी भी की है, राजनीति भी कराया है लोगों को। लेकिन जो चीज़ें मैंने पदयात्रा में देखी, जो समझ बनी, मैं ये समझता हूँ कि बिहार जो आंकड़ों में दिखता है, जितना गरीब, जितना बदहाल आपको आंकड़ों में दिखता है, जब आप जमीन पर जाएंगे तो उससे हालात बहुत ज़्यादा खराब है। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने शुरू किया कि 400 रुपया पेंशन जो है ये भीख से भी बदतर है, इससे अमानवीय कोई स्कीम नहीं हो सकती है। प्रशांत किशोर तो 2015 में भी यहाँ थे। मैं, अगर मुझे इसकी समझ होती तो मैं 15 में ही बढ़वा देता। क्यों नहीं बढ़वाया? क्योंकि मेरी नहीं समझ थी, और मैं मानता हूं कि मेरी समझ नहीं थी। मुझे लोगों को यहाँ पलायन की कोई समझ ही नहीं थी। लोग तो ये कहते हैं कि अरे भाई बिहारी वहां नहीं जाएगा, तो किसी ने बॉम्बे में मार दिया बिहारियों को। तो यहाँ नेताओं का स्टेटमेंट क्या था? अरे भाई बिहार के लोग तो बड़े अध्यवसायी होते हैं, बिहार के लोग बॉम्बे न रहे तो वहाँ सब्जी नहीं बिकेगी, वहाँ ठेला नहीं लगेगा, सफाई कूड़ा करकट फैल जाएगा, व्यवस्था ठप हो जाएगी। लोग इसको शान का विषय बताते थे। जब मैं समाज में गया, साल भर 1.5 साल मैंने बिताया, तो मैंने देखा नहीं, ये इससे ज़्यादा तो पीड़ा की कोई बात ही नहीं है। और दूसरा पहलू इसका समझिए, पलायन जो है वो सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। गरीब परिवार से बच्चे जा रहे हैं बाहर मजदूरी करने, वो आप पलायन समझते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मैंने जमीन पर ये देखा कि उनके लिए भी पलायन उतना ही बड़ा दंश है, क्योंकि उनके बच्चे मजदूरी नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने, नौकरी करने उनके बच्चे भी जा रहे हैं। जो यहाँ के सबसे संभ्रांत लोग हैं उन पर भी पलायन का दंश उतना ही है कि बूढ़े हो गए, बच्चे बेंगलोर में, दिल्ली में, अमेरिका में हैं, वो वापस बिहार नहीं लौट रहे हैं। तो बिहार में मैंने पाया कि कोई ऐसा परिवार नहीं है जो कि पलायन की पीड़ा को नहीं झेल रहा है। फिर मैंने इसका रास्ता निकाला, भाई पलायन कैसे रुकेगा? तो आपने कहा उनमें इनमें क्या फर्क है? पहले तो जो आप कन्हैया कुमार का नाम ले रहे हैं, ये तो आने जाने वाले लोग हैं, सुलझे हुए नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस दल में हैं उस दल में उनको ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो आके यहाँ काम कर सके। तो कन्हैया की बात करना तो बेबानी है। आप यू आर कंपेयरिंग ऑरेंज एंड एप्पल टुगेदर। आई नो दैट। अब आप आ जाइए कि आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने पिछले 35 साल में 15 बरस यहाँ राजद के लोग मुख्यमंत्री रहे, उनके माँ बाप मुख्यमंत्री थे। 3 बरस भाई साहब खुद उप मुख्यमंत्री थे। पलायन पर उनका एक बयान दिखा दो, कैसे पलायन दूर होगा इस पर कोई चर्चा बता दो। कोई गोष्ठी सरकार में रहते, विपक्ष में रहते हुए कोई उन्होंने बताया हो तो बता दो। उसके नजरिए आप देखिए कि प्रशांत किशोर जनसुराज क्या कह रहा है। हमने उसका पूरा अध्ययन किया 1.5 बरस, उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाया और ये बताया कि पलायन अगर रोकना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से पूंजी का पलायन रोकना चाहिए। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि और सामर्थ्यवान लोगों का पलायन रुकेगा, और जिस दिन बुद्धि और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। अब पूंजी का पलायन क्या है, इसको हमने बताया कि हर साल जब इसका आप अध्ययन करेंगे तो बिहार से करीब करीब 2.5 लाख करोड़ क्रेडिट रेशियो तो छोटी बात है, उसका जो पब्लिक के नजरिए से समझने वाली बात, हर आदमी, सामान्य आदमी सीडी रेशियो समझता नहीं है कि बिहार से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए का पलायन होता है।
और कौन करता है? जैसे बच्चे ट्रेन में बैठ के जाते हैं, वैसे जो आप और हम बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक वाले यहाँ से 2.5 लाख करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में भेजते हैं। ये बिहारियों का पैसा है, ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा नहीं है, ये बाहर से आया हुआ पैसा नहीं है। ये गरीब जनता, बिहार की जनता जो कमाने के बाद, खर्च के बाद बचाकर बैंक में रखती है, वो पैसा यहाँ से जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो जैसे आपके हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे जा रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये पैसा भी वहीं जा रहा है। वहां पर तेलंगाना में सीडी रेशियो क्या है, आंध्र में सीडी रेशियो, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब जगह 90 से ज्यादा है सीडी रेशियो। मतलब वहां के लोग जो वहां पे बैंकों में अगर 100 रुपया रखते हैं तो 90 रुपए से ज्यादा लोगों को लोन मिलता है, ऋण मिलता है घर बनाने के लिए, काम करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, खेती के लिए। बिहार के लोग जब हम और आप 100 रुपये बैंक में रखते हैं तो बैंक वाले कितना रुपया देते हैं? 40 रुपया, 60 रुपया यहां से चला जाता है। आप अंदाजा लगाइए, बिहार का बजट है 3,16,000 करोड़ का, उसमें योजना बजट 1 लाख करोड़ के आसपास का है, 1 लाख करोड़ ही है। और 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर एक्स्ट्रा हर साल बिहार के लोगों को उपलब्ध हो जाए तो कितने लोग यहाँ पर गाड़ी खरीदेंगे, कितने ज्यादा लोग घर बनाएंगे, कितने लोग बिजनेस व्यापार को बढ़ाएंगे, कितने ज्यादा रेस्टोरेंट खुलेंगे, कितने, उससे रोजगार आएगा, उससे पलायन रुकेगा। तो हम लोगों ने क्या सॉल्यूशन दिया? एकदम बेसिक बात जो जनता को समझ में आए कि 0 से 15 साल के उम्र तक बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जाए कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ ना पड़े। ये प्रशांत किशोर का परसेप्शन नहीं है, ये साइंस है कि अगर 15 साल तक के बच्चे को, वो चाहे बिहार में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, अगर आपने अच्छी शिक्षा दे दी तो जीवन के किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सेटअप में वो अपना ही और शी कैन टेक केयर। हम लोग इसी बिहार से निकले हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़े, 10वीं क्लास तक पढ़े, एक शब्द नहीं बोलने आता था अंग्रेजी में, पढ़कर निकल गए। आगे आज हमको कोई जरूरत नहीं है, बिहार की व्यवस्था अच्छी हो खराब हो, हम अपना टेक केयर कर सकते हैं। तो जन स्वराज का पहला मंत्र क्या है कि 0 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था बनाओ कि आगे चलकर वो व्यवस्था पर बोझ ना बने। दूसरा, हमने ये कहा कि जो युवा है, 15 साल 18 साल से ऊपर के जो उम्र के लड़के हैं, 50 साल तक जो काम कर सकते हैं, जो आज पूरे देश में फैले हुए हैं, उनके पास क्या नहीं, उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास स्किल है। वो बॉम्बे में मजदूरी कर रहा है, वो बॉम्बे में प्लम्बर है, दिल्ली में फॉल सीलिंग बना रहा है, वहां पर ऑटो चला रहा है, वहां पर सैलून चला रहा है। वो बिहार आना भी चाहता है, लेकिन बिहार में उसके पास काम करने के लिए पूंजी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि उसको पूंजी दिया जाए। और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग ना पढ़ सकते हैं ना रोजगार कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि कम से कम उसके लिए डिग्निफाइड लाइफ हो। बिहार के नजरिए से अगर 2,000 रुपया हम लोग उसको दे दें तो उसका खाने जीने का उपाय हो जाएगा। 3 यही फंडामेंटल बात कह रहा हूं।